नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। क्या आपका फंड बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न देता है? ये बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क को बीट करने की स्ट्रैटेजी क्या हो? खास तौर पर अनिश्चित बाजार में, वॉलेटिलिटी में एक नया निवेशक बेहतर रिटर्न कैसे पा सकता है? चर्चा करने की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान अभी मौजूद है उनका सबसे पहले परिचय करा दें। amitkukrija.com के फाउंडर अमित कुकरेजा हमारे साथ हैं। अमित, बहुत स्वागत हम करते हैं आपका आज के शो में। नए निवेशक के लिए चैलेंजेस बहुत सारे हैं निवेश करने से पहले। कोविड से हम उबर चुके हैं, लेकिन ग्लोबल रिसेशन का डर, उसके अलावा महंगाई, गिरता रुपया, मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं माइक्रो मैक्रो जियोपॉलिटिकल लेवल्स पर जो कि बाजार पर काफ़ी ज़्यादा असर डाल रहे हैं। इसलिए नया निवेशक सोच रहा है कि मुझे अच्छा रिटर्न कहाँ से मिलेगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो हम यूजुअली निवेशकों के मुंह से सुनते हैं बात, वो ये कहते हैं कि मुझे ऐसा निवेश करना है जो बेंचमार्क को बीट करे। इसलिए निवेशक के लिए समझना और जानना भी ज़रूरी है ये बेंचमार्क को बीट करने वाला रिटर्न क्या होता है और कैसे इसको बीट किया जा सकता है, या वाकई ये एक ओनली पैरामीटर है निवेश करने का। शुरुआत में मैं बहुत आसान भाषा में आपसे समझना पहले ये चाहती हूँ कि जब हम बेंचमार्क की बात करते हैं तो उससे मतलब क्या है हमारा? देखिए, इंग्लिश में कहते हैं व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इम्प्रूव्ड शोज प्रोग्रेस, राइट? तो बेंचमार्क आपका वो टूल है जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का बेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस इन्वेस्टमेंट का बेस नहीं होगा, उस इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करने के लिए कोई ज़रिया नहीं होगा, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये अच्छा कर रहा है या ख़राब कर रहा है? इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या इसके इसके परफॉर्मेंस को हम मैनेजमेंट स्टाइल को ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या इसका पास्ट में परफॉर्मेंस अच्छा है, टर्न अराउंड सिचुएशन अच्छी थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बेंचमार्क एक अंडरलाइंग इंडेक्स होता है जो स्टॉक्स और कंपनीज के कॉम्पोजिशन से बनता है, बेस्ड ऑन आपका फंड किस कैटेगरी का है, जिसके अगेंस्ट फंड की परफॉर्मेंस यूज की जा सकती है। बेंचमार्क में मोस्टली इंडिसेस होते हैं, इंडेक्स होते हैं जिसमें स्टॉक्स होते हैं, और फंड में आपके स्टॉक्स तो होते ही हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी होते हैं, फिक्स्ड इनकम का एलोकेशन भी होता है, जिस कॉम्बिनेशन से फंड मैनेजर उस फंड में या उस स्कीम में इन्वेस्टर के लिए अल्फा क्रिएट करता है, मतलब कि एक्स्ट्रा रिटर्न व्हेन कंपेयर्ड विद द बेंचमार्क व्हिच इज द अंडरलाइंग इंडेक्स। वेरी इंटरेस्टिंग। ये समझना ज़रूरी है कि हम बेंचमार्क को किस तरह समझें। पर बेंचमार्क एक इकलौता पैरामीटर नहीं है फंड को चूज करने का, स्पेशली नए निवेशकों के लिए जब वो एक अपने लिए पोर्टफोलियो क्रिएट करने की अभी सोच रहे हैं इस बाजार के इस माहौल में। वो चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट फंड में जाएं और बेटर से बेटर रिटर्न उन्हें मिले। तो ये तो एक वन ऑफ द हम समझ पा रहे हैं कि एक पैरामीटर है। पर उसके साथ के जो कॉरस्पॉन्डिंग जो फैक्टर्स हैं अमित, वो कौन से होने चाहिए? देखिए, फंड की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए चार पांच पैरामीटर्स होते हैं। एक तो ऑब्वियसली उसने बेंचमार्क को कितना बीट किया। दूसरा, उसने जो बीट करके आपको परफॉर्मेंस दिया जिसको हम अल्फा बोलते हैं, क्या वो एक कॉम्पिटिटिव अल्फा है, मतलब उसी कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं, क्या उन्होंने भी उतना ही अल्फा दिया है या उससे ज्यादा दिया है या उससे कम दिया है? वो आपको एक मेजरमेंट देता है। उस फंड का एक्सपेंस रेशियो कैसा है? उस फंड में क्या कॉस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है? क्या कॉस्ट मैनेजमेंट अच्छा होने की वजह से एक्स्ट्रा रिटर्न बन रहा है? उस फंड का फंड मैनेजर कौन है? उस फंड मैनेजर ने पास्ट में उस टाइप के फंड में या दूसरे फंड्स को कैसे मैनेज किया है, बुल मार्केट में और बेयर मार्केट में? फंड का परफॉर्मेंस रेगुलर मार्केट में तो मैटर करता ही है, लेकिन बेयर मार्केट में उसकी रेजिलियंस मैटर करती है कि जब इंडेक्स X% डाउन हुआ तो क्या फंड X का हाफ डाउन हुआ या X से ज्यादा डाउन हुआ? तो उसमें वॉलेटिलिटी क्या इंडेक्स से ज्यादा है? उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन जिसको बोलते हैं, क्या वो मेजर करने से पता चलता है कि वो ज्यादा रिस्की फंड है? तो फंड मैनेजमेंट स्टाइल हुआ, फंड मैनेजर हुआ, एक्सपेंस रेशियो हुआ, अल्फा जो फंड आपके लिए क्रिएट कर रहा है। लास्टली जो मैटर करता है कि इस फंड का AUM कितना है। जितना ज्यादा AUM होता है वो एक इन्वेस्टर के लिए भरोसे का
इंडिकेशन होता है। वो इन्वेस्टर जो देखता है कि इस फंड में 5,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ है या 25,000 करोड़ है, वो एक ट्रस्ट, एक कॉन्फिडेंस और एक श्योरिटी का इंडिकेशन देता है इन्वेस्टर को। तो जितना बड़ा फंड होता है उतना इन्वेस्टर इजीली उसमें इन्वेस्टमेंट साइन अप कर देता है। तो ये 4-5 फैक्टर्स हैं जिनको आप मिला के आप असेस करके अपने म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं। बिल्कुल। अब हमारे साथ एक और खास मेहमान है तनवीर आलम, सीईओ फिनकार्ट। तनवीर, आपका स्वागत करते हैं शो में। बेंचमार्क पर हम चर्चा कर रहे हैं और खास तौर पर नए निवेशक के लिए मौजूदा माहौल में निवेश के माहौल और निवेश की अपॉर्चुनिटीज कहां बन रही है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े उससे पहले अमित से मैं समझ रही थी बेंचमार्क के बारे में, और क्या क्या ये एक लौता पैरामीटर है जिसको देखते हुए किसी को फंड में निवेश करना चाहिए, जो उन्होंने बखूबी समझाया हमें। अब कई दर्शक जैसे जानना चाह रहे हैं कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किसी को एक नए निवेशक को मोस्टली अगर वेल्थ क्रिएट करनी है, हम क्योंकि बेंच मार्क बीटिंग रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, तो क्या पैरामीटर्स के आधार पर विद इन बेंचमार्क, मैं ये जानना चाह रही हूँ, किसी को अपने निवेश को प्लान करना चाहिए, स्पेशली वो जो एक नया निवेशक है? ओके, थैंक यू स्वाति। और देखिए बेसिकली बेंचमार्क के पर्सपेक्टिव से भी, लेकिन कभी भी कोई एक नए निवेशक अगर मार्केट में निवेश करने के लिए आता है तो उसको कुछ बेसिकली कार्डिनल रूल जैसे कहते हैं, एक फंडामेंटल रूल ध्यान में रखना पड़ता है। वो मैं पहले स्टेट करना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन बेंचमार्क पे भी ले जाऊँगा। तो पहली सबसे अहम बात ये है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये वेल्थ क्रिएशन जो है लॉन्ग टर्म पीरियड में होता है। और अगर आप जितना लंबी अवधि रहेगी आपके इन्वेस्टमेंट की, और ये लॉन्ग टर्म पीरियड पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो कहते हैं, ये मैजिक की तरह काम करेगा। शॉर्ट टर्म 5 साल के नीचे की अवधि है, उस में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम नहीं करता। हो सकता है कि कभी कभी एक नए निवेशक फर्स्ट टाइम लक बोलते हैं, जैसे लक के कारण एक बार शॉर्ट टर्म में पैसा ज़्यादा बन जा सकता है, लेकिन इसे कंसिस्टेंटली रिपीट करना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए आप वेल्थ क्रिएशन को लॉन्ग टर्म जर्नी मान के चलें। दूसरी बात है, इक्विटी एक ऐसे एसेट क्लास है जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करती है। एंड तीसरी बात कि देखिए इक्विटी जब मैं कह रहा हूं, आप देखेंगे नॉर्मल जो सेंसेक्स या इंडेक्स निफ्टी वगैरह लेते हैं, हमेशा ऑन लॉन्ग टर्म पीरियड वो ऊपर की तरफ ही आपको जाते मिलेंगे। टेम्पररी अप्स एंड डाउन रहते हैं, लेकिन ओवर लॉन्ग टर्म पीरियड ये हमेशा वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो ये क्योंकि ये पूरे एक बास्केट है, निफ्टी 50 स्टॉक का एक समेक्षन है, तो इसी वजह से ये ऊपर जाता है। तो लेकिन जो नए निवेशक है डायरेक्ट स्टॉक, इंडिविजुअल स्टॉक से दूर रहें, क्योंकि उसमें जो है स्टॉक मोर्टेलिटी होती है। जैसे आप डीएचएफएल का केस ले लीजिए या आईएलएफएस ले लीजिए, तो ये यस बैंक 400 रुपए का स्टॉक 17 रुपए में है, तो ऑटोमेटिकली ये स्टॉक मोर्टेलिटी होती है। तो ये न्यू इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के जरिए अपने रिटर्न क्रिएट कर पाएंगे। नाउ आते हैं, जब बेंचमार्क की बात आती है, देखिए हर इंसान के लिए एक फंड का बेंचमार्क होता है। एक इंसान का खुद का अपना रिटर्न एक्सपेक्टेशन उसके हिसाब से बेंचमार्क करते हैं। तो आपकी जो रिस्क एपेटाइट और टाइम होराइजन, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको डिसाइड करेगी कि आप किस फंड सेलेक्ट करेंगे और उसकी क्या बेंचमार्क है। आप मान लीजिए अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और आप कैपिटल लॉस करना नहीं चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड में नहीं जाएंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए आप अगर इक्विटी सेविंग्स फंड ले रहे हैं तो उसका बेंचमार्क दूसरा होगा। और आप अगर अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए आप प्रॉपर इक्विटी फंड ले रहे हैं तो उसका बेंचमार्क डिफरेंट होगा। और विद इन इक्विटी भी अगर आप लार्ज कैप की बात जब करते हैं तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 50 होगा, हो सकता है, या निफ्टी 100 हो सकता है। लेकिन फ्लेक्सी कैप की सेम टाइम में बात करते हैं तो उसका बेंचमार्क जो है आपको निफ्टी 500 भी हो सकता है। तो ये बेंचमार्क फंड के ऊपर डिपेंड करेगा, और आप कौन से विद इन दैट फंड सेलेक्ट करते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये आपको ध्यान में रख के बेंचमार्क को फंड को सिलेक्ट करना है, और उसकी तुलना उसी से करना चाहिए। मान लीजिए आपने किसी इक्विटी सेविंग्स फंड में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि उसके रिस्क कम है, उसके रिटर्न हमेशा कम रहेंगे कंपेयर टू इक्विटी फंड, अगर इक्विटी की तुलना में।
तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये बेंचमार्क जो है फंड अनुसार बेंचमार्क सेलेक्ट होगा और उसी हिसाब से आप उसको मेजर कर पाएंगे। ओके, ऑल राइट तनवीर। अमित, कौन सी कैटेगरी, जैसे तनवीर बता रहे हैं कि स्पेशली किसी के जोखिम क्षमता और टाइम होराइजन के लिहाज से आपको अपने फंड का सिलेक्शन यहाँ पर करना चाहिए, स्पेशली नए निवेशक के लिए थोड़ा आसान हो जाता है जानना। पिछले कुछ समय में कौन सी कैटेगरीज हैं जो कि बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन कर पाई हैं? कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी को देखिए तो आपको हर कैटेगरी में एक टॉप परफॉर्मर मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे बेंचमार्क को बीट करने वाला टॉप परफॉर्मर नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमको ध्यान रखना है कि हम पिछले एक साल की परफॉर्मेंस से अपना फंड नहीं चूज करेंगे। हम अगर फंड चूज करेंगे तो 3 साल की परफॉर्मेंस से या 5 साल की परफॉर्मेंस से या 10 साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे करेंगे। जैसे तनवीर भी बोल रहे थे कि इक्विटी मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होराइजन, इक्विटी मीन्स लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, इक्विटी मीन्स हाई परफॉर्मेंस, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो 1 साल या 2 साल के पीरियड में अगर आप बेंचमार्क देख के सेलेक्ट करेंगे तो शायद आप गलती कर बैठेंगे। आप हमेशा वो फंड चूज कीजिए जिसमें आपको परफॉर्मेंस का डेटा 3 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल का मिल जाए। और मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि काफ़ी फंड्स हैं जो म्यूचुअल फंड कैटेगराइजेशन जब रिविजिट किया था रेगुलेटर ने, तो नए कैटेगरी के हिसाब से 4-5 साल पहले ही वो रीलेबल हुए थे। तो आप 3 साल का परफॉर्मेंस लेके टॉप परफॉर्मर लीजिए। हर कैटेगरी में बेंचमार्क को बीट करने वाला आपको परफॉर्मर मिलेगा। और आई थिंक वो 3 साल के पीरियड के लिए एक अच्छा चुनिंदा फंड होगा जिसको आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हैं और उसमें आप अपनी रेगुलर मंथली या लमसम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको लॉन्ग टर्म होराइजन चूज करना है और आप में कितना रिस्क लेने का क्षमता है, जिसको मेजर करने के टूल्स होते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं। वो मेजर करने के बाद आप फंड का चुनाव करें जो आपके रिस्क प्रोफाइल से मैच करे और आपके लॉन्ग टर्म होराइजन बेस्ड प्लान में फिट हो सके। ओके, और तनवीर, आपके नज़र में आप कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहेंगे फॉर न्यू इन्वेस्टर्स जो कि इस मार्केट वॉलेटिलिटी को राइड करना चाहते हैं? क्या स्ट्रैटेजी वो रखें? बिल्कुल स्वाति, एक्चुअली क्या है, देखिए मार्केट वोलेटिलिटी एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इससे आप जितनी वोलेटिलिटी होती है वो वोलेटिलिटी आपको हर मार्केट में मिलेगी, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। वोलेटिलिटी को अपने फ्रेंड की तरह यूज़ करें, ना कि इससे घबराएं। देखिए, ये वोलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए सबसे जो सिंपल और अच्छा तरीका है कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में जब निवेश करते हैं, एक सिर्फ लमसम इन्वेस्टमेंट से निवेश ना ना करके आप इसे एसआईपी के ज़रिए अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो पूरी मार्केट की वोलेटिलिटी आप बाखूबी कैप्चर करते हैं। तो इसके ज़रिए क्या होता है कि आप ऊपर के लेवल, नीचे के लेवल में भी आप बाय करते रहते हैं और ये कॉन्सेप्ट जो कहलाता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, इसका बेनिफिट आप उठाते हैं। तो इससे आपकी जो एवरेज कॉस्ट रहेगी हमेशा कम रहेगी, कम जब मार्केट ऊपर जाता है। एंड इसी सिंपल प्रोसीजर के थ्रू आप अपना वेल्थ क्रिएशन जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड गाइड में आज हम समझेंगे फ्लेक्सी कैप और साथ ही साथ मल्टी कैप के बीच का अंतर। आपको बताएं कि फ्लेक्सी कैप एक अलग से कैटेगरी बनाई सेबी ने और उसके बाद कुछ अंतर के साथ यहाँ पर ये दो अलग कैटेगरीज अब निवेशकों के लिए तैयार है। अमित कुकरेजा हमारे साथ है और तनवीर आलम से हम कर रहे हैं खास चर्चा। अमित, एक बेसिक डिफरेंस के लिहाज से मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप से कैसे अलग है? देखिए, मल्टी कैप में 75% इक्विटी फंड्स होने चाहिए और उस 75% का भी सब लिमिट्स हैं। 25% इन लार्ज कैप, 25% इन मिड कैप एंड 25% इन स्मॉल कैप। मतलब आप इन लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकते लार्ज कैप स्टॉक से, मिड कैप स्टॉक से और स्मॉल कैप स्टॉक से। फ्लेक्सी कैप में आपकी टोटल इक्विटी लिमिट 65% एटलीस्ट या अबव हो सकती है, लेकिन उस 65% को आप कैसे इक्विटी
स्टॉक्स में यूज कर रहे हैं, कितना लार्ज कैप, कितना मिड कैप, कितना स्मॉल कैप, कितना इंटरनेशनल स्टॉक्स, उसमें कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है या कोई लिमिट्स नहीं है। तो इससे फंड मैनेजर को एक एडवांटेज मिल जाता है कि वो अपनी गट फीलिंग से, अपनी रिसर्च के आधार पे वो एक कॉल लेता है कि मैं इतना परसेंट इक्विटी और मैं इतना छोटा परसेंट स्मॉल कैप, या मैं 25, 30, 40% लार्ज कैप ले सकता हूँ। तो फंड मैनेजर को हैज मोर रूम टू प्ले। फंड मैनेजर कैन टेक मोर स्ट्रेटेजिक कॉल्स इन फ्लेक्सी कैप कंपेयर टू मल्टी कैप, जहाँ पे आप लिमिटेड 25% पे आपको रोक दिया जाता है। दूसरा, आपको फिक्स्ड इनकम को कैसे यूज करना है, जो 35% का बकेट है और जो मल्टी कैप में 25% का बकेट है, उसमें भी आपको काफ़ी फ्रीडम मिल जाती है फ्लेक्सी कैप में कि उसको वो कैसे फिल करना चाहते हैं और इक्विटी रेशियो को कैसे बढ़ाना चाहते हैं। तो आप ऐसे मान लीजिए कि फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, मल्टी कैप में मल्टीपल कंपनीज का एक्सपोजर तो है, लेकिन वो एक लिमिटेड एक्सटेंट का। तो इन प्रोज और कॉन्स को ध्यान में रखते हुए तनवीर, आपके लिहाज से कैसे निवेशकों के लिए कौन सा फंड सही है, मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप? सो देखिए, बेसिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मल्टी कैप को देखा जाए तो वो उन इन्वेस्टर के लिए है जो बहुत श्योर हैं कि भाई मुझे ये एलोकेशन सूट करता है और मैं इस एलोकेशन के हिसाब से इस मार्केट में रिस्क लेना चाहता हूँ। दूसरे इन्वेस्टर जो फंड मैनेजर को ट्रस्ट करते हैं कि उसकी जजमेंट बेटर होगी, एंड क्योंकि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को पूरी छूट है कि वो अपने जो एसेट एलोकेशन है, चाहे वो लार्ज कैप में हेवी रखना चाहे, मिड कैप, स्मॉल कैप में, वो चूज करते सकते हैं मार्केट सिनेरियो को देख। जैसे मौजूदा हालात में आप किसी भी फ्लेक्सी कैप को देखेंगे, उसमें जो एलोकेशन है लार्ज कैप में, जो बड़ी कंपनी में जो स्टॉक में परचेज है, उसमें एलोकेशन ज्यादा है स्मॉल कैप के मुकाबले। क्योंकि अभी अनसर्टेन टाइम है, अगर वो स्मॉल कैप में कंपलसरी एलोकेशन करने लगे तो मार्केट की जो वोलेटिलिटी है स्मॉल कैप को ज्यादा परेशान करती है, स्टॉक को उसमें वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिला है। तो इसी नजरिए को रखते हुए मैं ये प्रेफर करूंगा कि मेरी जो वोट है फ्लेक्सी कैप फंड को जाएगी कंपेयर टू मल्टी कैप फंड। तो आप फ्लेक्सी कैप को प्रेफर करते हैं, पर क्या दोनों ही फंड्स की जगह किसी एक पोर्टफोलियो में हो सकती है, अमित? हाँ, क्यों नहीं स्वाति, अगर कोई इन्वेस्टर एक एक फंड दोनों कैटेगरी से चूज करता है तो वो बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में रख सकता है। एक चीज होती है पोर्टफोलियो ओवरलैप, मतलब जो आपने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किए हैं उसमें अंडरलाइंग स्टॉक्स कितने कॉमन हैं। अगर वो कॉमनैलिटी का सेक्शन बड़ा हो जाता है तो आप डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस डिफीट कर देते हो मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स ऐड करके। तो अगर आपका ओवरलैप ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मल्टी कैप में आपको स्मॉल कैप और मिड कैप का एक स्पेशल एडवांटेज है कि वो 25% को क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन फ्लेक्सी कैप में हो सकता है फंड मैनेजर ने बहुत सारा लार्ज कैप रखा हो और मिड कैप और स्मॉल कैप कम रखा हो। तो अगर किसी इन्वेस्टर को लगता है कि नहीं, मल्टी कैप के जरिए वो अपना हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रेशियो अच्छा क्रिएट कर पा रहा है और फ्लेक्सी कैप से वो एक अच्छा कंसिस्टेंट अल्फा क्रिएट कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी द कैटेगरी इज ऑफरिंग, तो इन्वेस्टर एक दोनों का कॉम्बिनेशन रख सकता है। अगर वो थोड़ा टेक्निकली अपने आप को अवेयर रखना चाहता है तो वो पोर्टफोलियो ओवरलैप स्टडी कर सकता है कि कितना डिफरेंस है जो उसको एक बेनिफिशियल इम्पैक्ट क्रिएट करके देगा। अगर डिफरेंस कम है तो मैं बोलूंगा वो एक रेपिटेशन हो जाएगा, वो डाइवर्सिफिकेशन का पर्पस डिफीट करेगा। लेकिन अगर उनका पोर्टफोलियो ओवरलैप में डिफरेंस ज़्यादा है तो उसको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा उस टाइप के म्यूचुअल फंड स्कीम्स को पोर्टफोलियो में रखने से। ओके, तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप दोनों ही फंड्स की अपनी अपनी जगह है किसी के पोर्टफोलियो में। बारीकियां और फर्क और फायदे समझाने के लिए अमित और तनवीर, आप दोनों का करेंगे धन्यवाद।